So, hello everyone, welcome back. I'm Satvik from IIT Delhi 9 Pointer, डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग फिजिक्स। और आज हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कोर्स के अंदर 15th लेक्चर आएगा। और जो 15th लेक्चर है वो है मोस्ट जनरल बाउंड्री कंडीशंस। तो मोस्ट जनरल से मेरा ये है कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडिया के अगर चेंज होने पे भी हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स का कैसे कंपोनेंट्स चेंज होते हैं वो देखें, तो वो कैसे होते हैं वो भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। क्योंकि इससे पहले जो हमने बाउंड्री कंडीशंस अगर देखी थी तो उसके अंदर हमने एप्सिलॉन और म्यू इनका इस्तेमाल नहीं करा था, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट का इस्तेमाल करा था, क्योंकि वहाँ पे हम वैक्यूम मानते थे। लेकिन यहाँ पे एक मटेरियल प्रेजेंट है, तो एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल करती है तो किस तरह उसके कंपोनेंट्स चेंज होते हैं वो हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो होपफुली आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलो आगे चलते हैं। सो दीज आर माई क्वालिफिकेशंस and I am a sophomore at IIT Delhi now, second year student, and enough of these. So next, so in general till now the Maxwell's equations are as follows. So we have known that the electric field displacement vector का जो flux होता है वो जो free charge होता है उस surface पे उसके बराबर होता है over any closed surface S, और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका किसी भी सरफेस से फ्लक्स जीरो होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती वो देयर नेवर एग्जिस्ट मैग्नेटिक मोनोपोल्स, हमेशा डायपोल एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका फ्लक्स हमेशा जीरो होता है। हमने पहले भी डिस्कस करा था ये। और ये हमारी फेराडेज लॉ वाली इक्वेशन की इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल, वहाँ पे जो ये ई है ये नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस डी बी बाई डी टी सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी है। मतलब जिस हिसाब से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है किसी भी सरफेस से, सो किसी भी क्लोज लूप से कैसे चेंज हो रहा है उसकी स्टडी हम यहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे हमने ये जो ऑक्सिलरी फील्ड है उसका भी हमने स्टडी करा था कि कैसे मैक्सवेल ने चेंज करी थोड़ा बहुत इक्वेशन को। और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट वाला टर्म यहाँ पे हमको दिख रहा है। सो आगे चलते हैं। आप थोड़ा देखते हैं कैसे कंडीशन है। तो यहाँ पे जैसे एक मीडियम 1 कंसिडर हम करते हैं ऊपर, और एक नीचे हमने मीडियम 2 कंसिडर करा है। तो नीचे जो मीडियम है वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है D2 वो ऐसे दिखा रखा है, D1 ऐसे दिखा रखा है फर्स्ट के अंदर। और ये जो हमारा है ये हमारा गॉसियन पिल बॉक्स है जो सरफेस से ए लेंथ ऊपर और ए लेंथ नीचे एक्सटेंड करता है, और इसकी जो ये विड्थ है ये हम L बोलेंगे। ओके, और ये हमारा एक अजम्पशन है कि A इज मच मच लेस देन L, क्योंकि हम A जो है वो बहुत ज्यादा थिन लेंगे। हम देखना चाहते हैं बाउंड्री पे किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करती है, तो उसके लिए जो लिमिट होगी A की, तो A विल बी टेंडिंग टू 0। ओके, now we can see from the first equation, अगर मैं आपको वापस दिखाऊं from the first equation, we know that integral of sorry मैंने यहाँ पे B लिख दिया, integral of D displacement vector D dot dA is equals to Q free. So if I consider this Gaussian pillbox and apply this equation, so Q free क्या होगा? Q free जो होगा वो हो जाएगा सिग्मा F, जो फ्री चार्ज डेंसिटी है सिग्मा F इंटू A, और सिग्मा एफ इंटू ए जो हमारा ये सॉरी यहाँ पे ये स्मॉल ए नहीं आएगा, एक्चुअली ये वाला एरिया, एक्चुअली यहाँ पे एरिया वेक्टर को भी ए से दिखा रखा है तो इसको ए प्राइम बोल देता हूँ मैं। ओके, ये ए प्राइम हो गया। और जो एरिया वेक्टर है ये जो ऊपर आपको दिख रहा होगा स्क्वायर से सरफेस जिसको ऐसे दिखा रखा है एरिया वेक्टर को, इसको मैं ए बोल रहा हूँ। ओके, सो इट विल बी इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू ए। नाउ व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फ्लक्स क्या होगा उसके द्वारा, तो वो हम देखें तो वो क्या होगा, D1 डॉट, जो ये आउटगोइंग फ्लक्स है उसको मैं पॉजिटिव मानूंगा और जो अंदर आ रहा है उसे मैं नेगेटिव मान रहा हूं। ओके, सो D1 डॉट एरिया वेक्टर A माइनस D2 डॉट एरिया वेक्टर। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू ए। नाउ D1 डॉट ए, तो D1 डॉट ए क्या हो जाएगा, D1 A cos phi माइनस D2 A cos डेल्टा इज इक्वल्स टू सिग्मा ए, वेर इस एंगल को मैं फाई बोल रहा हूं और इस एंगल को मैं डेल्टा बोल रहा हूं। ओके, सो व्हाट इज D1 cos phi? इफ यू कैन सी D1 cos phi इज द परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द गॉसियन पिल बॉक्स। तो इसको मैं D परपेंडिकुलर लिख सकता हूं, तो D परपेंडिकुलर माइनस D2 परपेंडिकुलर, ये जो A है ये मैंने काट दिया क्योंकि मैग्नीट्यूड था, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू सिग्मा F। तो हमारे पास ये एक पहली बाउंड्री कंडीशन आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसी भी बाउंड्री से कैसे चेंज होगा। तो D1 परपेंडिकुलर माइनस D2 परपेंडिकुलर मस्ट बी इक्वल्स टू द फ्री चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस।
सिमिलरली इफ आई से फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी होगा, लाइक से B2 and like in the first medium let's say B1. So since from the second equation, if we consider this equation, second equation, that closed surface integral of B dot dA is 0, so B dot A और B1 डॉट ए और B2 डॉट ए का इसमें भी टर्म आएगा, और B1 डॉट ए को फिर मैं B1 ए सम कॉस ऑफ सम एंगल लिखूंगा, एंड देन B1 ऑफ कॉस ऑफ दैट एंगल विल बी B परपेंडिकुलर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द सरफेस, मतलब सरफेस के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है B का, वो B कॉस सम एंगल होगा, वो एंगल से मेरे को फर्क नहीं है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा B1 परपेंडिकुलर माइनस B2 परपेंडिकुलर मस्ट बी इक्वल्स टू 0। सो इससे हमें क्या पता लगता है कि B1 परपेंडिकुलर मस्ट बी इक्वल टू B2 परपेंडिकुलर। सो ये हमें क्या दिखाता है, ये हमें ये दिखाता है कि किसी भी बाउंड्री पे, डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री पे, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो चेंज नहीं होता, इट इज इनवेरिएंट, इट इज इनवेरिएंट। सो इट्स अ वेरी स्पेशल पॉइंट कि डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री पे मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे अभी तक हमने मैक्सवेल की दो इक्वेशन लगा ली है, अब हम जाएंगे तीसरी और चौथी इक्वेशन पे कि कैसे उनकी मदद ले सकता है। सो जैसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पे, तो डायग्राम में यहाँ पे दिखा के फिर पिछली वाली स्लाइड पे थोड़े कंप्यूटेशंस करूंगा। सो सबसे पहले मैं आपको थर्ड इक्वेशन दिखा देता हूँ। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास वो थी फेराडेज की इक्वेशन थी कि किसी भी पाथ इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए। ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल नहीं है, इसका आप ध्यान रखें, ये एक ओपन सरफेस इंटीग्रल है, मतलब कोई ऐसा सरफेस जिसका सरफेस मेरे को बस एक बार ही क्रॉस करना पड़े, क्योंकि मैंने पहले वाले लेक्चर में भी आपको ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस के बीच में डिफरेंस बताया था। सो लेट्स सी। सो जैसे मेरे पास यहाँ पे ये मेरे पास बॉक्स था जिसका मैंने अभी तक यही पार्ट कंसिडर करा है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा इसको एनलार्ज कर देता हूँ। जैसे ये मेरा बॉक्स था, ओके। नाउ कंसिडर, अभी मैं सिर्फ एक ई फील्ड दिखा रहा हूँ, ऊपर E1 और नीचे E2 है। तो जैसे इसका एक कंपोनेंट होगा ऐसे ई वेक्टर, और एक इसका कंपोनेंट होगा ई परपेंडिकुलर, और ये होगा ई पैरेलल, ठीक है। पैरेलल और परपेंडिकुलर में विद रिस्पेक्ट टू दिस सरफेस आई एम डिफाइनिंग, ओके। नाउ सी कि अगर मैं ये वाला पाथ लेता हूं, ये वाला मैंने पाथ लिया जिसको मैं बोल्ड कर रहा हूं, जैसे नेक्स्ट उस पर मैं दिखा रखा है, ये जैसे ये वाला जो पाथ है, जो ए ऊपर एक्सटेंड हो रहा था, ए नीचे एक्सटेंड हो रहा था, 2a का जो विड्थ का जो रेक्टेंगल बन रहा है, मैं वो वाला पाथ ले रहा हूँ। ये मेरा जो है ये 2a है, ओके। नाउ इफ आई कंसिडर द इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट हेयर, व्हाट इट विल बी, ये लेंथ मैंने l माना था, ओके, l। सो यहाँ पे अगर मैं ऐसे जाऊं तो E परपेंडिकुलर का डॉट L के साथ 0 हो जाएगा, तो E डॉट DL में E परपेंडिकुलर का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा, सिर्फ E पैरेलल का आएगा। सो अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो देखिए जो मेरी बाउंड्री है वो यहाँ लाया करती है, तो ये मेरा 2 है, ये मेरा 1 है। तो ऊपर जब मैं जा रहा हूँ तो 1 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका चेंज आ रहा हो, मतलब 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी, तो ऊपर क्या होगा, E पैरेलल 1 L, ओके। तो मैं यहाँ से यहाँ आ गया, ओके। एक मिनट मैं एरो से पाथ भी मार्क कर देता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो एक मिनट में इसका कलर चेंज करके आपको थोड़ा अच्छे से दिख जाएगा। इन कलर को मैंने ग्रीन कर दिया, तो ये मेरा पाथ है, ओके। सो मैंने इस पाथ का जो कंट्रीब्यूशन है 1 to 2, ये इसको मैं लेबल भी कर देता हूँ, तो 1 to 2 आई हैव कंसिडर्ड। नाउ फ्रॉम 2 to 3, फ्रॉम 2 to 3 आई विल हैव कंट्रीब्यूशन लाइक, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में ई परपेंडिकुलर के उल्टा जा रहे हैं, तो E1 परपेंडिकुलर इनटू इसमें ई पैरेलल का 0 हो जाएगा क्योंकि वो 90 डिग्री पे है, और यह आ जाएगा a माइनस E2 परपेंडिकुलर इनटू a, क्योंकि ये लेंथ a थी और ये लेंथ भी a थी। मैंने एक सिमेट्रिकल गॉसियन पिल बॉक्स लिया है, क्योंकि गॉस लॉ और ये सब हम सिमेट्रिक सिचुएशंस में ही लगाते हैं। सो ये मेरे पास यहाँ 1 to 2 और 2 से 3 का कंट्रीब्यूशन आ गया। अब 3 to 4 में मेरे पास एक टर्म आ जाएगी माइनस E परपेंडिकुलर टू E पैरेलल 2 इंटू L, क्योंकि E पैरेलल 2 का भी मैंने ऐसे ही माना है, तो E पैरेलल 2 ऐसे हो गया और L वेक्टर ऐसे हो गया, तो बीच में 180, तो cos 180, तो उसके कारण ही हमारा यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, ओके। और फिर यहाँ पे जब मैं ऊपर गया, वापस ऊपर गया, तो मेरे पास ऊपर जाने में फिर क्या कंट्रीब्यूशन आ जाएंगे, प्लस E1 E2 परपेंडिकुलर इंटू A प्लस E1 परपेंडिकुलर इंटू A, ओके।
दैट मस्ट बी इक्वल्स टू, एक मिनट, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी ओपन सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी। तो ये मेरा ओपन सरफेस था, ये जो 1 2 3 4 से बन रहा है ये मेरा ओपन सरफेस था, जबकि पहले फ्लक्स के लिए हमने क्लोज सरफेस कंसिडर करा था, क्योंकि देखिए वहां पे पहले इसको क्रॉस करा था फिर हमने इसको क्रॉस करा था, तो वहां पे दो सरफेस हम क्रॉस कर रहे थे, इसलिए वो क्लोज सरफेस था। सो यहाँ पे जैसे ये ई, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास फाइनली क्या निकल के आ गया कि ई पैरेलल 1 इंटू एल माइनस ई पैरेलल 2 इंटू एल मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी बी डॉट डी। नाउ एरिया, ये जो बी डॉट डी है इसमें हम फ्लक्स ले रहे होंगे मैग्नेटिक फील्ड का थ्रू दिस एरिया। नाउ आई हैव टोल्ड यू दैट इसकी ये विड्थ 2a थी कि 2a इज टेंडिंग टू 0 बिकॉज वी वांट टू नो द चेंज एज अ बाउंड्री। तो बाउंड्री की आप समझिए कोई बाउंड्री है, अगर आप पेपर कंसिडर करते हैं तो पेपर के नीचे और पेपर के ऊपर, तो पेपर की विड्थ कितनी छोटी है, तो जो फ्लक्स होगा दैट विल बी टेंडिंग टू 0 बिकॉज ऑफ द डायमेंशन वी हैव कंसिडर्ड। सो अगर वो फ्लक्स टेंडिंग टू 0 होगा, सो ये जो टर्म है, अगर फ्लक्स ही टेंडिंग टू 0 है तो उसका रेट ऑफ चेंज भी टेंडिंग टू 0 ही होगा। तो इससे हमको क्या पता लगता है कि एल एल फिर कट जाएगा, क्योंकि वहां पे लेफ्ट जो हमारा आर एच एस है राइट हैंड साइड उसमें 0 हो चुका है, तो उससे हमको ये पता लगा कि ई पैरेलल 1 must be equal to E parallel 2 vector. So it's a very important point कि at boundary the parallel component of electric field does not change. और अगर हम अब तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ये चेंज नहीं होता है, ये हमने यहाँ पे देख लिया कि E पैरेलल 1 और यहाँ पे शायद मेरे को E का यूज नहीं करके शायद मैंने सारी कैलकुलेशन E से कर दी। सो वैसे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ई पैरेलल 1 मस्ट बी इक्वल टू ई पैरेलल 2। एक्चुअली मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी लिखना चाहता हूँ। तो अगर हमारे पास जो ये बाउंड्री से जो सेपरेट हो रहे हैं, जैसे ये जो बाउंड्री थी मेरी, ये बाउंड्री है, इससे जो सेपरेट 1 और 2 मीडियम है, अगर ये लीनियर मीडियम है, सो फॉर लीनियर मीडियम मैं लिख सकता हूँ जो डी वेक्टर होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई वेक्टर। ठीक है, एप्सिलॉन ई वेक्टर होगा, तो उसी से मैं ये कह सकता हूँ कि एप्सिलॉन 1 E1 पैरेलल must be equals to d by epsilon. So d1 by epsilon 1 must be equals to d2 by epsilon 2, इसको भूल जाइएगा। सो ये भी मैं लिख सकता हूँ इसमें d1 वेक्टर का पैरेलल वाला कंपोनेंट अगर लीनियर मीडिया है तो। और बाकी अगर अपन अब इसकी हमने बात कर ही ली, अगर अब अपन चौथी इक्वेशन पे चलें जो मेरी ये एम्पियर्स लॉ टाइप की इक्वेशन है, जो ये मेरी एम्पियर्स लॉ टाइप की इक्वेशन है, अगर मैं इसको कंसिडर करूं तो इसके लिए एक मिनट, हाँ यहाँ पे। सो इसके लिए जैसे मेरे पास इक्वेशन है इंटीग्रल ऑफ ऑक्सिलरी फील्ड डॉट डी एल मस्ट बी इक्वल्स टू आई फ्री प्लस डी बाई डी टी ओपन सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी डॉट डी ए। सो बाय द सेम आर्ग्यूमेंट, जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि जैसे फ्लक्स, क्योंकि जो विड्थ है उस रेक्टेंगल की वो 0 को जा रही है, तो ये जो फ्लक्स है वो ही 0 को जाएगा, तो उसका रेट ऑफ चेंज भी 0 को जाएगा। तो बाय द सिमिलर आर्ग्यूमेंट्स मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि ये टर्म भी 0 होगा, ओके, और ये टर्म भी 0 होगा। तो और ये जो लूप मैंने पिछली स्लाइड में कंसिडर करा था 2a विड्थ का, इसमें अगर मैं h डॉट डी एल निकालूंगा तो सिमिलरली यहाँ पे जैसे मैंने कैलकुलेट करा था E के लिए, तो मेरे पास ऐसे ही निकल के आ जाएगा कि h का पैरेलल कंपोनेंट इन 1 डॉट एल माइनस h का पैरेलल कंपोनेंट इन 2 डॉट एल मस्ट बी इक्वल्स टू आई फ्री, जो आई फ्री एनक्लोज कर रहा है। तो अभी कितना आई फ्री एनक्लोज कर रहा है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शीट प्रेजेंट है, तो शीट से एक फाइनाइट करंट यहाँ पे ऐसे पास हो रहा है, क्योंकि आप ये KF देख सकते हैं। ओके, नाउ अब अगर मेरे को निकालना हो कि भाई ये जो KF वेक्टर है, तो ये कैसे इसको मैं डिनोट कर सकता हूँ कि करंट इसमें, जिससे मेरे को वेक्टर फॉर्म में ही एक इक्वेशन मिल जाए। तो एक मिनट रुकिएगा। सो आई फ्री, हाँ, सो जो आई फ्री होता है उसको मैं लिख सकता हूँ KF, इसका मैं डॉट लूंगा, KF डॉट दैट इज n कैप क्रॉस L वेक्टर। ओके, नाउ अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने ये चीज कैसे लिखी। आप ये चीज समझिए कि जो ये KF है, ये KF है, ये है करंट पर यूनिट एरिया। मेरे हिसाब से शायद ये करंट पर यूनिट एरिया है। ओके, सो इट इज करंट पर यूनिट एरिया। सो एक यूनिट एरिया से जितना करंट पास हो रहा होगा उसको मैं KF कह रहा हूँ। तो इससे कितना करंट पास हो रहा होगा, तो अगर मैं ये वाला
इसका जैसे यहाँ पे तो जो मेरा पिल बॉक्स था उसके अपर सरफेस को तो मैंने एन कैप से डिनोट कर दिया था, लेकिन इसका एरिया वेक्टर अगर मेरे को डिनोट करना हो तो वो मैं कैसे करूंगा? इसका एरिया वेक्टर अगर मेरे को डिनोट करना हो तो हाउ विल आई डू दिस? सो कंसिडर करो कि ये जो विड्थ थी, जो ये एल दिखा रखा है यहाँ पे, इसको वेक्टर मान लो एल वेक्टर, और आप एन कैप क्रॉस एल वेक्टर लो। सो अगर आप एन कैप क्रॉस एल वेक्टर लोगे तो आपको ये जो मेरा एरिया मैंने कंसिडर करा था यहाँ पे ओपन सरफेस, इसी का मेरे को एरिया वेक्टर यहाँ पे मिल जाएगा। सो आई कैन राइट आई फ्री एज दिस एंड बाय, और यहाँ पे के एफ ये है। ओके, नाउ प्लीज वेट 1 मिनट। सो यहाँ पे बाय प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, के एफ क्रॉस एन डॉट एल वेक्टर। ओके, डॉट एल वेक्टर। नाउ अगर मैं यहाँ पे देखूं और कंपेयर करूं दोनों इक्वेशन को, सो इफ आई कंपेयर बोथ द इक्वेशंस, व्हाट आई विल बी गेटिंग दैट h1 पैरेलल माइनस h2 पैरेलल मस्ट बी इक्वल टू kf क्रॉस n। सो यहाँ पे मेरे को ये पता लग गया कि ऑक्सिलरी फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट बाउंड्री पे किस तरह चेंज होता है। सो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे बाउंड्री कंडीशंस लगाई हमने चारों केस के अंदर। सो यहीं पे हमारा जो लेक्चर है वो ओवर होता है। सो होपफुली आपको काफ़ी अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं खुद माई सेल्फ वहाँ पे जाके रिप्लाई करूँगा। और आप 9 पॉइंटर कम्युनिटी के बारे में और जान सकते हैं, प्लीज़ इस QR कोड को स्कैन करें, और आप हमें प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो फॉर मोर ऑफ दिस अमेजिंग कंटेंट। आप हमको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स। So thanks a lot and keep watching the series. It's very interesting.